इस वीडियो में हम आज सोल्व करेंगे ईस्ट कोस्ट रेलवे वाल्टेयर डिवीजन का ये जेई का पेपर है। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। क्वेश्चन पेपर फॉर सिलेक्शन ऑफ जेई CNW इन लेवल 6 ग्रेड पे RS 4200 अगेंस्ट 25% IQ ऑफ मैकेनिकल CNW डिपार्टमेंट ऑन 20 जनवरी 2024। हाल ही का पेपर है। समय 2 घंटे है। प्रश्नों की संख्या राजभाषा सहित 110 है। मैक्सिमम आप 100 प्रश्न इसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं और पास मार्किंग के लिए आप जानते हैं 60% अंक लाना जरूरी है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग का इसमें प्रावधान है। तो चलिए हम प्रश्न नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच टाइप ऑफ रोलर बियरिंग इज यूज्ड इन LHB कोचेज। LHB कोचों में किस प्रकार के रोलर बियरिंग का उपयोग किया जाता है? तो LHB कोचों में CTRB रोलर बियरिंग का उपयोग किया जाता है। कॉर्टेज टेपर्ड रोलर बी से बियरिंग। तो आपका सी ऑप्शन जो यहाँ दे रखा है कॉर्टेज टेपर्ड रोलर बियरिंग यानी CTRB, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शॉक एब्जॉर्बर्स आर यूज्ड इन LHB कोचेज। LHB कोचेज में कितने प्रकार के शॉक एब्जॉर्बर्स का उपयोग होता है? तो ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला है जो आपका प्राइमरी है, ये 4 की संख्या में होते हैं। दूसरा आपका सेकेंडरी है, ये भी 4 की संख्या में होते हैं। और तीसरा आपका या डैम्पर है, ये 2 की संख्या में होते हैं। और एक आपका लेटरल है, ये 1 की संख्या में होता है। तो ये जो बोगी का है, तो बोगी में आपके 9 होते हैं और कोच में पूछे तो 9 और 9 डबल हो जाएंगे यानी 18 हो जाएंगे। तो ये तो थे 18 तो आपके LHB के। और अगर वंदे भारत की बात करें तो वंदे भारत में जो ये लेटरल जो यहाँ पर LHB में 1 है, ये वंदे भारत में 2 होता है। तो वंदे भारत में कितने हो जाएंगे बोगी में 10 और वंदे भारत के कोच में कितने हो जाएंगे 10 और 10 20। तो यहाँ 20 हो जाएंगे आपके वंदे भारत में T18 में। तो यहाँ पर पूछा क्या था कितने प्रकार के, यहाँ संख्या नहीं पूछ के प्रकार पूछा था, तो प्रकार आपका 4 आ जाएगा, प्राइमरी सेकेंडरी यो डैम्पर और लेटरल। तो ये 4 प्रकार आपके सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी आंसर आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, टू प्रोटेक्ट वर्टिकल स्लाइडिंग बिटवीन इंजन एंड पावर कार द डिवाइस इज नाउन एज। इंजन और पावर कार के बीच ऊर्ध्वाकार स्लाइडिंग को बचाने के लिए उपकरण को क्या कहा जाता है? तो रेस्ट्रिक्टर कहा जाता है इसको, हिंदी में प्रतिबंधक इसको अपन बोलते हैं। तो रेस्ट्रिक्टर आपके यहाँ बी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन आपके यहाँ राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका यहाँ राइट हो जाएगा, तो तीसरे में बी। प्रश्न नंबर 4 की बात करें, ब्रेक एक्सीलेटर इन LHB कोच इज ए। LHB कोच में ब्रेक एक्सीलेटर है, तो LHB कोच में जो ब्रेक एक्सीलेटर हैं वो इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस होते हैं। ब्रेक एप्लीकेशन ब्रेक इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस। तो LHB कोच में ब्रेक एक्सीलेटर क्या होते हैं? तो ये आपातकालीन ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस होते हैं, इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस, जो कि आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो यहाँ प्रश्न नंबर 4 में आपका आंसर जो हो जाएगा वो बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ नंबर 5 की, हाउ मेनी फ्लेक्स बॉल केबल्स प्रोवाइडेड ऑन LHB जनरेटर कार। यहाँ LHB जनरेटर कार का पूछा है। तो LHB जो जनरेटर कार होता है वो LWRRM जो इसका पावर कार होता है, और जो LHB का SLRD होता है SLRD। इसमें डी डिसेबल्ड के लिए हो जाता है, विकलांग कुत्ते के लिए हो जाता है, आर इसमें गार्ड के लिए हो जाता है, एल से लगेज होता है। तो ये LWRRM है और एस जो LHB का SLRD है। इसमें जो फ्लेक्स बॉल जो उपलब्ध कराए हैं वो 4 की संख्या में उपलब्ध कराए गए हैं, 4 की संख्या में। यहाँ ऑप्शन 2 भी दे रखा है,
लेकिन यहाँ जनरेटर कार के उसमें उपलक्ष्य में पूछा गया है, तो जनरेटर कार में और SLRD में 4 की संख्या में होते हैं। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो 4 होगा, LHV जनरेटर कार। तो यहाँ डी आंसर अपन ले लेंगे। प्रश्न नंबर 6 की बात करें, मैक्सिमम परमिशिबल स्पीड ऑफ लोडेड बॉक्स NS रेक इज, यानी कि किलोमीटर पर हावर। लोड किए गए बॉक्स NS रेक की अधिकतम अनुमेय गति प्रति किलोमीटर घंटा कितनी है? तो यह 100 होती है, 100 किलोमीटर पर हावर बॉक्स NS रेक की। तो यहाँ आंसर ए ले लेंगे, 100 किलोमीटर। ऑप्शन ए आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द पर्पज ऑफ डंप वाल इन LHB कोचेज। LHB कोचों में डंप वाल का उद्देश्य क्या है? तो डंप वाल का जो उद्देश्य है, टू मेंटेन अप्रोक्सीमेट सेम स्पीड ऑफ ऑल एक्सल, सभी दूरों की लगभग समान गति बनाए रखना, बिल्कुल करेक्ट है। टू प्रोटेक्ट व्हील्स अगेंस्ट स्किडिंग, पहियों को फिसलने से बचाने के लिए, बिल्कुल करेक्ट है। ए एंड बी बोथ, ए और बी दोनों, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, इनमें से कोई नहीं। तो जो ये ऑप्शन ए और बी, ए प्लस और बी दोनों यहाँ पर सही हैं, तो ऑप्शन अपन सी ले लेंगे। तो आंसर 7 में सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की, इफ माइक्रो प्रोसीजर इन LHB कोड सोच 72 कोड। यहाँ कोडों की बात करें तो हमेशा से आपको 4 ही कोड यहाँ पर पूछे जाते हैं, 72, 73 और 99, और एक कोड होता है आपका 95। ये 4 ही कोडों के बारे में हमेशा प्रश्न आता है। यहाँ 72 के बारे में पूछा गया है। तो 72 का जो कोड होता है वो होता है परमानेंट फॉल्ट एट 1 एक्सल, ये 72 का होता है। और 73 का होता है वो आपके परमानेंट फॉल्ट एट सर्वल एक्सल होता है। और यहाँ पे जो वोलाटाइल फॉल्ट आता है अस्थिरदोष, ये 95 के यानी 95 के लिए आता है। और जो 99 का पूछा जाता है वो परफेक्टली होता है, यानी कि परमानेंटली, यानी कि परफेक्टली, यानी चारों दूरों में कोई फॉल्ट नहीं है। तो परफेक्ट सिस्टम के लिए, यानी अपना जो सिस्टम है वो परफेक्ट रूप से कार्य कर रहा है, उसके लिए 99 होता है। 81 एक्सल पे हो तो 72 आता है, और 8 सर्वल एक्साइज पे हो तो 73 आता है, और नॉन ऑफ द अबव इसके लिए 95, यानी कि किसी में कोई प्रकार की वो एवोलेंट फॉल्ट के लिए, यानी अस्थिर दोष के लिए 95 आता है। तो यहाँ पे अपन चारों कोड की बात की, चारों कोडों में से यहाँ 72 का पूछा गया था, तो 72 का अपन ने यहाँ डी ऑप्शन लिया है, परमानेंट फॉल्ट एट 1 एक्सल। तो यहाँ डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये 4 ही कोड हैं जो आपको याद में रखने हैं। प्रश्न नंबर 9 है, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस प्रोवाइडेड इन LHB कैन बी रीसेट। इसको PSD को अपन पायलट वाल के नाम से भी जाने जाते हैं। और इसको जो रीसेट किया जा सकता है, इसको कहाँ से रीसेट किया जा सकता है? PEASD को पायलट वाल के नाम से भी जानते हैं। और इसको कहाँ से रीसेट किया जा सकता है? LHB कोचों में। तो LHB कोचों में जहाँ से जिस बिंदु से चैन खींची गई है, जहाँ से चैन खींचा गया है LHB कोच में, वहीं से उसको रीसेट किया जा सकता है। तो ये आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है, फ्रॉम द पॉइंट वेरी चैन पुल्ड, उस बिंदु से जहाँ से चैन खींची गई है, ये LHB कोचों के लिए है। तो ऑप्शन सी आपका जो यहाँ आंसर बनेगा, वो ऑप्शन सी आंसर आपका यहाँ करेक्ट बनेगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं, व्हेन इमरजेंसी चैन पुल्ड इन LHB कोच ब्रेक एक्सीलेटर व्हील। जब LHB कोच में आपातकालीन चैन खींची जाएगी तो एक्सीलेटर पर ब्रेक लग जाएगा। तो यहाँ पे नॉट रेस्पॉन्ड, रेस्पॉन्ड, मे बी रेस्पॉन्ड, नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पे रेस्पॉन्ड हो जाएगा, यानी प्रतिक्रिया दे। जब LHB कोच में आपातकालीन खींची जाएगी तो एक्सीलेटर पर ब्रेक लग जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी रेस्पॉन्ड, प्रतिक्रिया दी, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 की बात करें, कंडमिंग लिमिट ऑफ ब्रेक पैड इन LHB कोच इज। LHB कोच में ब्रेक पैड की कंडमिंग सीमा कितनी होती है? तो LHB में ये आपके 35 mm तो होती है, नए की होती है, और 7 mm आपके कंडम की होती है। तो यहाँ कंडमिंग के लिए पूछा गया था, तो 7 mm आपका यहाँ सही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम 1-2 की बात करें, मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर इन LHB कोच इज किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। LHB कोच में अधिकतम ब्रेक सिलेंडर दबाव
कितना किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो एलएचबी कोच के लिए, ये एलएचबी कोच के लिए 3.8 आपके आई शेप आर शेप के लिए होता है, जो ऑप्शन बी में दे रखा है। चूंकि यहाँ पर एलएचबी कोच के रिगार्डिंग में पूछा गया है, तो अपन यहाँ ऑप्शन ए लेंगे, 3.0 प्लस माइनस 0.1 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन ए अपन यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, प्रश्न नंबर 3 है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ फीबा। फीबा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फीबा का फुल फॉर्म होता है आपका फेलियर इंडिकेशन, एंड को थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, और यहाँ ब्रेक, और यहाँ पर एप्लीकेशन। यहाँ जो आंसर आएगा आपका वो फेलियर इंडिकेटर एंड ब्रेक एप्लीकेशन, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कम आता है, यहाँ CUM आता है, फेलियर इंडिकेटर कम ब्रेक एप्लीकेशन, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। इसमें इंफॉर्मेशन दे दिया इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। फॉल्स दे दिया, इसमें फेलियर की जगह फॉल्स दे दिया, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो अपन आंसर लेंगे, नॉन ऑफ द अबाव, इनमें से कोई नहीं लेंगे। देखो साथियों, रेलवे अपने बचाव के लिए ऑप्शन दे दिया इसमें नॉन ऑफ द अबाव, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। यहाँ एंड की जगह इसमें कम आता है, फेलियर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन इसका होता है। तो मेरे हिसाब से इसमें जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन डी बनेगा। तो यहाँ अपन 13 में डी आंसर ले लेंगे। प्रश्न नंबर 14 है, हाउ कैन यू नाउ इफ द एनआरवी नॉन रिटर्न वाल इज डिफेक्टिव। आप कैसे जान सकते हैं कि एनआरयू खराब है? आप कैसे जान सकते हैं कि एनआरयू खराब है? तो देखते हैं पहले में क्या है। बाई चेक फीड पाइप प्रेशर शो इन गेज इवन ओनली ब्रेक पाइप होज इज कनेक्टेड। गेज में दिखाए गए एफई दबाव की जांच करके हालांकि केवल बीपी जुड़ा हुआ है। ठीक है। बाई चेक नो प्रेशर इन रिजर्वायर आफ्टर कट द फीड पाइप प्रेशर। एफपी दबाव में कटौती के बाद रिजर्वायर में कोई दबाव नहीं होने की जांच करे, ये भी ठीक है। अबोव एंड ए बी, यहाँ अबोव एंड ए बी दोनों सही हैं, तो ऑप्शन यहाँ अपन सी ले लेंगे। जांच नहीं की जा सकती, ये गलत है, जांच की जा सकती है। तो यहाँ अपन जो आंसर लेंगे 14 में, वो ऑप्शन सी लेंगे। राइट आंसर अपन यहाँ सी लेंगे। 15 नंबर का है, मेंटेनेंस शेड्यूल SS1 फॉर वंदे भारत रेक पीरियोडिकटी। वंदे भारत रेक के लिए रखरखाव अनुसूची 1 आवेदकता है। तो मैं इस प्रश्न में आपको कॉमन बता दूं कि यहाँ LHB और T18 बोलते हैं वंदे भारत को, T18 आप बोलते हैं वंदे भारत को। तो LHB और वंदे भारत का SS1, SS2 और SS3 दोनों का सेम है। फर्क कहाँ आता है? यहाँ प्लस माइनस में वो 5 दिन दे देता है। किस में दे देता है प्लस माइनस में? 5 डेज वो T18 में यानी वंदे भारत में दे देता है। बाकी LHB का जो रहता है वो आप जानते हैं 18 महीने, 36 महीने, 72 महीने, और यहाँ किलोमीटर में दे देता है। तो इसका 6 लाख किलोमीटर होता है, इसका 12 लाख किलोमीटर होता है, SS थर्ड का 24 लाख किलोमीटर होता है। तो यहाँ 18 महीने प्लस माइनस 5 दिन होता है। तो यहाँ पर ये 5 डे दे देता है, बाकी यही दोनों में अंतर है। तो यहाँ पे वंदे भारत का पूछा था, तो वंदे भारत के लिए यहाँ 18 महीने प्लस माइनस 5 दिन हो जाएंगे। तो 15 में यहाँ डी आंसर हो जाएगा। और यदि LHB का पूछता तो यहाँ 18 महीने 6 लाख किलोमीटर हो जाता। तो यहाँ पे डी आंसर लिया हमने 15 में, डी आंसर आपका ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की, TCMS स्टैंड फॉर। TCMS का मतलब क्या है? TCMS का मतलब यहाँ फुल फॉर्म पूछी गई है TCMS की। तो यहाँ से टी से अपन ले लेंगे ट्रेन, सी से ले लेंगे कंट्रोल, एंड आ जाएगा बीच में एंड मैनेजमेंट, और एस से हो जाएगा आपका सिस्टम, यानी कि ट्रेन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सिस्टम, ट्रेन नियंत्रण और प्रबंधन प्रणाली। जो आपका आंसर बनेगा वो डी बनेगा। उसके बाद हम बात करते हैं 17 नंबर की, नंबर ऑफ कोचेज इन वन बेसिक यूनिट BU ऑफ वंदे भारत ट्रेन आर। वंदे भारत ट्रेन की एक बेसिक यूनिट BU में कोचों की संख्या क्या होती है? तो यहाँ पे T18 का वंदे भारत का पूछा गया है। तो वंदे भारत में आपके एक बेसिक यूनिट में कोचों की संख्या 4 होती है। और वहीं BLC वैगन की बात करें, BLC वैगन के लिए तो एक यूनिट में 5 होती है। तो यहाँ पे
T18 के लिए यानी वंदे भारत के लिए पूछा गया था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। वंदे भारत के लिए आपको राइडिंग इंडेक्स भी पूछा जा सकता है जो कि 3.26 होता है। इसका व्हील बेस भी पूछा जा सकता है जो कि 2700 mm होता है, ध्यान रखें। इसका आप जो चक्का होता है नया का डाया, जो चक्का होता है इसका वंदे भारत का, उसका नया का डाया भी पूछा जा सकता है जो कि 952 mm होता है। और कंडम का पूछा जा सकता है जो कि आपके 877 mm होता है। तो ये भी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखें, मोस्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम परमिशिबल क्लियरेंस बिटवीन ब्रेक गियर इन एंड बुशेज? ब्रेक गियर पिन और बुश के अधिकतम स्वीकृत क्लियरेंस क्या है? तो अधिकतम ये 1.5 mm होता है और ये आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो सी आंसर आपका यहाँ 18 में सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद बहुत ही अच्छा और इजी प्रश्न है, हर प्रश्न पत्र में आता रहता है, रिपीट होता रहता है। एफआरपी की फुल फॉर्म पूछी गई है। एफआरपी का मतलब यहाँ पूछा गया है, तो एफ से फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक हो जाएगा। जो तैयारी करते हैं वो इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से, क्वेश्चन के उत्तर को अच्छी तरह से जानते हैं। फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक इजी प्रश्न है, हर परीक्षा में रिपीट होता रहता है। प्रश्न नंबर 20 है, वेरी हैज बीन डिस्ट्रक्शन ट्यूब प्रोवाइडेड इन आईसीएफ एंड आरसीएफ कोचेज? आईसीएफ आरसीएफ कोचों में डिस्ट्रक्शन ट्यूब कहाँ प्रदान की जाती है? तो यह आपके मेन हेड स्टॉक और एक्साइली हेड स्टॉक के बीच लगी होती है, जो कि आपके ऑप्शन पहले में ही दिया हुआ है। तो ये बिल्कुल आपका ऑप्शन ए यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 की बात करें, इन लोडेड कंडीशन द मिनिमम परमिसिबल हाइट और बफर इन आईसीएफ कोच इज? भरी हुई स्थिति में आईसीएफ कोच के बफर की न्यूनतम अनुमेय कितनी है? तो लोडेड कंडीशन में यदि पूछा जाता है तो 1030 होता है, एमएम में होते हैं ये। और एमपीटी कंडीशन में पूछी जाए तो ये 1105 एमएम होता है। और एमपीटी कंडीशन में मिनिमम पूछा जाए तो ये 1090 एमएम होता है। और एमपीटी कंडीशन में मैक्सिमम पूछा जाए तो ये 1105 एमएम होता है। यह भी ध्यान रखें, कई बार एग्जामिनर बहुत शातिर माइंड का होता है, वो कभी कभी इसको भी पूछ लेता है और अपन गच्चा खा जाते हैं और 1105 करके आ जाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 22 की क्या है, ये थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं साथियों, माफी चाहूंगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 22, द ड्रा एंड बफिंग फोर्स ट्रांसमिशन इन आईसीएफ कोच इज? बहुत अच्छा प्रश्न है। आईसीएफ कोच में ड्रा और बफिंग फोर्स प्रसारण का तरीका है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तीन चीजें हैं, मैं आपको बता दूं। एक अपन क्लियर करेंगे सेंटर पिविट, सेंटर पिविट का करेंगे। एक करेंगे हम साइड बियरियर का करेंगे। और एक करेंगे हम आपके एक्सल गाइड का, एक करेंगे एक्सल गाइड का। ये तीनों पूछे जाते हैं और इन तीनों में भी गच्चा खाने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं, तो अपने दिमाग का अच्छी तरह से यूज करें। यहाँ पे जो आईसीएफ कोच में ड्रा एंड बफिंग का जो फोर्स जो ट्रांसमिशन होता है वो सेंटर पिविट पे होता है। और कोच बॉडी का जो भार का जो ट्रांसमिशन होता है वो साइड बियरर पे होता है। और जो लेटरल मूवमेंट्स ऑफ व्हील्स का जो होता है वो एक्सल गाइड पे होता है। तो वो कभी आपको सेंटर पिविट का पूछ लेता है, कभी आपको वो साइड बियर का पूछ लेता है, कभी वो एक्सल गाइड का पूछ लेता है। तो यहाँ पे आपको जो ये आईसीएफ कोच में ड्रा और बफिंग फोर्स का जो पूछा है वो सेंटर पिविट का पूछा है, इसलिए अपन यहाँ सेंटर पिविट का लेंगे, ऑप्शन ए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, उसमें लेटरल मूवमेंट्स ऑफ व्हील्स आर कंट्रोल्ड बाय, पहियों की पार्श्विक गतिविधियों को नियंत्रित किया जाता है। तो लेटरल मूवमेंट्स ऑफ व्हील्स के लिए जो आपका आंसर आएगा वो आएगा एक्सल गाइड। तो यहाँ भी अपन एक्सल गाइड ऑप्शन ए आंसर लेंगे। और साइड बियरर का आप जानते ही हैं, कोच बॉडी का भार जो आता है ट्रांसमिशन करता है वो साइड बियरर पर करता है। तो चलिए यहाँ 24 में चलते हैं। द रेट ऑफ एयर लीकेज इन सिंगल कार टेस्टिंग शुड नॉट बी मोर देन, एकल कार परीक्षण में हवा की रिसाव की दर अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं हो, 0.2 kg
पर सेंटीमीटर स्क्वायर मिनट होता है, 0.2 kg, 0.2 kg, 0.2। तो ये आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है, 0.2 kg सेंटीमीटर पर मिनट, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट होता है, जो कि आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं 25 की। 25 में when brake is manually released by QRV which pressure will be went out। जब QRV के द्वारा ब्रेक को मैन्युअली रिलीज किया जाता है तो कौन सा दबाव बाहर निकलता है। तो जब ब्रेक को मैन्युअली से रिलीज किया जाता है तो इसमें जो CR होता है उसका दबाव इसमें बाहर जाता है। तो यहाँ CR आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो डी आंसर अपन यहाँ ले लेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे 26 की। आफ्टर ब्रेक एप्लीकेशन द कंट्रोल रिजर्वायर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द। ब्रेक लगाने के बाद नियंत्रण रिजर्वायर को से अलग कर दिया जाएगा। तो ब्रेक लगाने के बाद कंट्रोल रिजर्वायर यानी CR से किसको अलग कर दिया जाएगा, तो ये आपके BP को अलग कर दिया जाएगा, BP को अलग कर दिया जाएगा। ब्रेक का मतलब ब्रेक पाइप, तो ब्रेक पाइप आपके ऑप्शन ए में दे रखा है, तो यहाँ ब्रेक पाइप ले लेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट आपका यहाँ हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें रिडक्शन इन ब्रेक पाइप प्रेशर फॉर सर्विस एप्लीकेशन इज। सर्विस एप्लीकेशन के लिए BP दबाव में कमी है। यहाँ सर्विस एप्लीकेशन का जरूर पूछा जाता है, इसमें ये 4 होते हैं, इसको आप याद कर सकते हैं। मिनिमम सर्विस एप्लीकेशन होता है, एक होता है आपका सर्विस एप्लीकेशन, और एक होता है आपका फुल सर्विस एप्लीकेशन, और एक होता है आपका इमरजेंसी सर्विस एप्लीकेशन। 4 होते हैं। तो यहाँ पे जो 0.5 से 0.8 दे रखा है ये मिनिमम सर्विस एप्लीकेशन का दे रखा है, और ये 0.8 से 1 तक दे रखा है ये आपका सर्विस एप्लीकेशन का दे रखा है, और ये जो 1.0 से 1.5 तक का दे रखा है ये फुल सर्विस एप्लीकेशन का दे रखा है, और इसके बाद जो 3.8 से अबव देता है, 1.5 से 3.8 के बीच देता है, ये इमरजेंसी सर्विस एप्लीकेशन का देता है। तो यहाँ पे सर्विस एप्लीकेशन का पूछा था, तो सर्विस एप्लीकेशन का अपना 0.8 से 1.0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 27 में अपन यहाँ डी आंसर ले लेंगे। 27 में अपन क्या लेंगे, यहाँ डी आंसर लेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं 28 की। ड्यूरिंग ब्रेक रिलीज एयर फ्रॉम BC गोज टू। ब्रेक रिलीज के दौरान BC से हवा कहाँ चली जाती है, तो ये एटमोस्फियर में चली जाती है। रट्टा मार लीजिए, हर परीक्षा में ये पूछा जा रहा है। इसका एटमोस्फियर वातावरण में छोड़ी जाती है। तो ब्रेक रिलीज के दौरान BC से हवा कहाँ चली जाती है, तो एटमोस्फियर वातावरण में चली जाती है। डी आंसर आप यहाँ ले लेंगे। उसके बाद 29 है द फंक्शन ऑफ नॉन रिटर्न वाल यूज्ड इन एयर ब्रेक सिस्टम इज। एयर ब्रेक सिस्टम में प्रयुक्त नॉन रिटर्न वाल का क्या कार्य है। एयर ब्रेक सिस्टम के अंतर्गत जो NRV लगाया जाता है, नॉन रिटर्न वाल, उसका कार्य यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यह BP को कम करने के लिए नहीं, AR से FE तक के प्रवाह को रोकने के लिए, बिल्कुल सही। यानी कि ये आपका फीड पाइप हो गया, और ये ब्रेक पाइप हो गया, और ये लगा दिया, और ये नॉन रिटर्न वाल हो गया, और यहाँ पे आपका DV हो गया। तो ये जो फीड पाइप है ये AR जो यहाँ AR यहाँ लगा होता है, AR, तो ये FP से AR को यहाँ जाने तो देता है, लेकिन जब AR को वापस, ये नॉन रिटर्न वाल है, ये वापस FP में नहीं आने देता है, यही इसका काम है। तो यहाँ ऑप्शन बी जो हो जाएगा, AR से FP तक हवा के प्रवाह को रोकने के लिए, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। तो नॉन रिटर्न वाल का जो कार्य है वो कार्य यह है कि वो AR से FP तक हवा के प्रवाह को रोकने के लिए। तो ये आंसर बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 30 की बात करते हैं। सोल बार ऑफ ICF कोच कंसिस्ट ऑफ। ICF कोच की सोल बार होती है, तो ये जेड सेक्शन की होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर बार पूछा जाता है, और सोल बार की यहाँ साइज भी पूछ ली जाती है, पूछ ली भी जाती है ICF कोच की सोल बार की।
तो वो भी आप ध्यान रखें। जेड सेक्शन ए आंसर यहाँ अपन ले लेंगे, ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 31 की। What mechanism is provided in ICF coaches to control the speed of the coach by transferring the braking force from brake cylinder to the wheel reed? ICF कोच में कोच की गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी यांत्रिकी प्रदान की गई है जो ब्रेक सिलेंडर से व्हील ट्रेड में ब्रेकिंग बल को स्थानांतरित करती है? तो यह आपके ब्रेक रिंकिंग, ऑप्शन ए आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन फॉर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ केसनब बोगी, व्हाट आरडीएसओ टेक्निकल पंपलेट इज यूज्ड? केसनब बोगी की निरीक्षण और रखरखाव के लिए निर्देश कौन सा आरडीएसओ पैम्पलेट प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ केसनब बोगी और निरीक्षण के रखरखाव के लिए G95 का उपयोग किया जाता है। अच्छा प्रश्न है, हर बार आता रहता है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 33 है, रूल नंबर 3 ऑफ सर्विस कंडक्ट रूल इज रिलेटेड टू? सेवा आचरण नियमावली 1966 का नियम 3 किससे संबंधित है? तो यहाँ पे जो 1966 का नियम 3 है वो आपके जनरल कंडीशन, डेवोशन टू ड्यूटी, इंटीग्रिटी ईटीसी, सामान्य शर्तें, कर्तव्य निष्ठा आदि के प्रति समर्पण से है। तो यहाँ ऑप्शन ए अपना इम्पोर्टेंट, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और हम बात करेंगे यहाँ रेल कर्मचारी के प्रदर्शन से, रेल कर्मचारी द्वारा प्रदर्शन है, ये आपके रूल नंबर 7 में आता है। रूल नंबर 7 में आता है। और ये निकट रिश्तेदार को रोजगार नहीं देना, अपने निकट रिश्तेदार या जानकार परिचित को रोजगार नहीं देना, तो ये आ जाएगा आपके रूल नंबर 4 में। ये आ जाएगा आपके रूल नंबर 4 में आ जाएगा। और यहाँ पे जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है, एक 15A होता है, वो क्वार्टरों के दुरुपयोग से संबंधित होता है, वो यहाँ सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। इसके अलावा एक 3rd C होता है, तो ये सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ फीमेल एम्प्लॉय एट वर्क प्लेस, यानी कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित 3rd C भी यहाँ पे अक्सर पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया था, यहाँ नियम 3 पूछा गया था, जो कि आपके ऑप्शन ए जर्नल कंडीशन, डेवोशन टू ड्यूटी, इंक्रीगेट एटीसी, सामान्य शर्तें, कर्तव्य निष्ठा आदि के प्रति समर्पण। तो यहाँ 33 में अपन ए ऑप्शन ले लेंगे। उसके बाद बात करते हैं 34 की। कैजुअल लीव कैन बी कंबाइंड विद, आकस्मिक अवकाश को जोड़ा जा सकता है। तो आकस्मिक अवकाश को एलएपी के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, हॉस्पिटल लीव के साथ भी नहीं जोड़ा जा सकता। यहाँ स्पेशल कैजुअल लीव है, इसके साथ सीएल को जोड़ा जा सकता है। यहाँ आंसर इनमें से कोई नहीं, स्पेशल कैजुअल लीव को सीएल के साथ जोड़ा जा सकता है। यहाँ ऑप्शन अपन ए ले लेंगे। इसके बाद बात करते हैं 35, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ईओक्यू इज डिटरमाइंड बाय ऑप्टिमिशिंग बिटवीन, आर्थिक आदेश मात्रा ईओक्यू के बीच अनुकूलन करके निर्धारित की जाती है। डिमांड एंड सप्लाई, मांग और पूर्ति, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डर देने की लागत और वहन करने की लागत, बजट एंड सर्विस लेवल, बजट और सेवा स्तर, यूजर एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, उपयोगकर्ता और लेखा विभाग। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑर्डर देने की लागत और वहन करने की लागत। ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। उसके बाद बात करते हैं 36, द यूनिट फॉर मेजरिंग इल्यूमिनेंस इज, रोशनी मापने की इकाई है। तो रोशनी मापने की इकाई जो यहाँ हो जाएगी वो हो जाएगी आपके लक्स, ऑप्शन सी, रोशनी को लक्स से मापा जाता है। सी आंसर यहाँ आपका हो जाएगा। 37 है, हु अमोंग द फॉलोइंग इज नाउन एज द फादर ऑफ इंडियन रेलवेज, निम्न में से किसे भारतीय रेलवे के जनक के रूप में माना जाता है? तो ये लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है, क्योंकि ये जो लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल था उस कार्यकाल में रेल चली थी। रेल कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को पहली रेल चली थी। इसमें 400 महत्वपूर्ण यात्री सवार थे और ये टोटल 34 किलोमीटर की चली थी।
बोरीबंदर मुंबई पुणे ठाणे से लेकर 34 किलोमीटर की चली थी। सुल्तान सिंध और साहिब 3 लोगों थे, इसको चला रहे थे और उस दिन ये 57 मिनट की यात्रा इसमें की गई थी। 3:30 से इसको चलाया गया था और 3:30 से 4:27 तक इसको 57 मिनट तक चलाया गया था। और दूसरी ट्रेन है जो आपके 15 अगस्त 1854 में चलाई गई थी, जो कि आपके हुगली से हावड़ा के मध्य चलाई गई थी। तो यहाँ पे आंसर क्या ले लेंगे, लाल डलोजी का जो कार्यकाल था उसमें ये रेल चली थी, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 38 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज आर लोकेटेड 3 जोनल हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे के 3 मुख्यालय इनमें से किस शहर में स्थित है। देखो 3 यहाँ आपके, 3 के लिए आपका कोलकाता हो जाएगा और 2 के लिए मुंबई हो जाएगा, 2 के लिए आपका मुंबई हो जाएगा, यानी WR और CR। तो ये कोलकाता 3 के लिए हो जाएगा और 2 का पूछे तो मुंबई हो जाएगा। तो यहाँ 3 का पूछा था तो कोलकाता हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई थे। यहाँ डी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 40, हु अमोंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट फीमेल ट्रेन ड्राइवर ऑफ द इंडियन रेलवेज, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेलवे की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर थी, तो ये सुरेखा यादव थी, सुरेखा यादव, ऑप्शन बी। उसके बाद हम बात करते हैं 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन ऑफ द इंडियन रेलवेज, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है, तो सबसे बड़ा जो रेलवे जंक्शन है वो मथुरा है, ऑप्शन सी। उसके बाद बात करते हैं 42, द फंक्शन ऑफ इट इज टू ऑपरेट द लेवलिंग वॉल ऑटोमेटिकली बाय मूविंग द हैंडल ऑफ द लेवलिंग वॉल अप द डाउन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द लोड का 42 में अपने यहाँ इंस्टॉलेशन लीवर ले लेंगे, यानी कि इंस्टॉलेशन लीवर का कार्य लोड की स्थिति के अनुसार लेवलिंग वाल के हैंडल को ऊपर और नीचे घुमाकर लेवलिंग वाल को स्वचालित रूप से संचालित करता है, तो वो इंस्टॉलेशन लीवर करता है। तो यहाँ पे 42 में बी आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 43 है, कैपेसिटी ऑफ ऑक्सिलरी रिजर्वायर ऑफ एयर स्प्रिंग इन LHB कोच, LHB कोच में एयर स्प्रिंग के सहायक रिजर्वायर की क्षमता है, तो ये 60 लीटर होती है, ये आपके 60 लीटर की होती है, तो सी आंसर अपन यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद 44 है, आर मिनट फॉर रिमूविंग डस्ट मॉइस्चर एंड स्केल पार्टिकल्स फ्रॉम एयर बिफोर इट एंटायर्स द ऑक्सिलरी रिजर्वायर एंड, सहायक रिजर्वायर और में प्रवेश करने से पहले हवा, धूल, नमी और स्केल कणों को हटाने के लिए है, तो ये ड्रग कलेक्टर का काम होता है, DV और ड्रग कलेक्टर, डिस्ट्रीब्यूटर वाल प्लस DC ड्रग कलेक्टर, तो ये ऑप्शन डी अपन यहाँ इसमें ले लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है 45, विच टाइप ऑफ बियरिंग यूज्ड इन बॉक्स एंड एस वैगन, बॉक्स एंड वैगन में किस प्रकार की बियरिंग का उपयोग किया जाता है, तो ये बॉक्स एन एस में के टाइप की बियरिंग का उपयोग किया जाता है, के टाइप, जो कि आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो सी आंसर आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 46 की, इन बिल्ट मैकेनिज्म प्रोवाइडेड फॉर ऑल द CBCS to prevent automatic lifting of lock on run in order to prevent train parting is called as, ट्रेन के भी वजन को रोकने के लिए चलते समय लोक को स्वचालित रूप से उठाने के रोकने के लिए सभी CBC के लिए प्रदान की गई अंतर्निहित व्यवस्था को क्या कहा जाता है, तो ये आपके एंटी क्रिप मैकेनिज्म इसको बोला जाता है, एंटी क्रिप मैकेनिज्म इसको बोला जाता है, ऑप्शन डी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 47 की बात करते हैं, the algebraic difference between the cross level at a distance equal to the rigid wheel base of the vehicle or बोगी इज कॉल्ड, वाहन या बोगी के कठोर पहिया आधार के बराबर दूरी पर क्रॉस स्तरों के बीच बीज गणितीय अंतर को क्या बोला जाता है, तो यहाँ पे ट्विस्ट बोला जाता है, ट्विस्ट बोला जाता है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 48, यहाँ पे दुर्घटना राहत गाड़ी को जब हुटर बजता है
तो हुटर बजने के बाद उसका दिन का टाइम पूछा गया है और रात का टाइम पूछा गया कि हुटर बजने के बाद कितने समय में दुर्घटना स्थल के लिए एआरटी रवाना हो जाएगी। तो दिन में इसका जो टाइम दिया गया है वो 30 मिनट दिया गया है और रात को इसको 45 मिनट दिया गया है। तो ये आपके पहले ऑप्शन में है 30 मिनट और 45 मिनट, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी दुर्घटना रात गाड़ी को हुटर बजने के बाद दिन में 30 मिनट और रात में 45 मिनट के अंदर दुर्घटना स्थल पर पहुंच जाना चाहिए। नेक्स्ट है 49 है, द पीरियड बिटवीन टू कॉन्स्टिट्यूट टूर्नांट्स ऑफ एनी रिलीफ ट्रेन ओब्लिक एक्सीडेंट मेडिकल इक्विपमेंट शुड नॉट एक्सीड मंथ। किसी भी राहत ट्रेन ओब्लिक दुर्घटना चिकित्सा उपकरण के लगातार 2 टर्न आउट के बीच की अवधि कितने महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए 3 महीने दे रखे हैं, 3 मंथ। इसके लिए जो दे रखा है वो टाइम 3 महीने का है। तो 3 महीने आपके यहाँ ऑप्शन डी में है, तो डी आंसर आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करेंगे। फायर इन ट्रेन्स comes under which classification of train accident? ट्रेनों में आग ट्रेन दुर्घटना किस वर्गीकरण में आती है? तो ट्रेनों में आग ट्रेन दुर्घटना आपके क्लास बी में आती है और जो ड्रिलमेंट होता है वो क्लास डी में आता है और एक महत्वपूर्ण है जे पार्टिंग। ट्रेन का पार्टिंग होना, यानी सॉरी क्लास जे में ट्रेन पार्टिंग आती है, ट्रेन पार्टिंग। तो ये जो महत्वपूर्ण है क्लास बी आपका आग ट्रेन दुर्घटना के लिए हो गया और जो क्लास डी है ये ड्रिलमेंट के लिए हो गया और ट्रेन पार्टिंग का जे हो गया। तो यहाँ आपका बी, डी और जे ये 3 बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं प्रेजेंट में, तो ये याद रखें। जे के लिए ट्रेन पार्टिंग का हो जाता है और डी से ड्रिलमेंट हो जाता है और बी जो आता है वो ट्रेन में आग दुर्घटना के लिए आता है। तो यहाँ ऑप्शन बी अपन यहाँ ले लेंगे। उसके बाद बात करते हैं 51 फॉर 120/140 टी ब्रेक डाउन क्रेन राइजिंग एंड लोअरिंग ऑफ जीप इन ये वर्टिकल प्लेन इज कॉल्ड। 120/140 का ब्रेक डाउन क्रेन के लिए एक ऊर्ध्वाधर तल में जीप को ऊपर उठाना और कम करना क्या कहलाता है? तो ये ड्रैकिंग कहलाता है, ये ड्रैकिंग कहलाता है। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 52 की। 140 TBD क्रेन न्यू डिजाइन मिनिमम एंड मैक्सिमम वर्किंग रेडियस आर। 140 TBD क्रेन नई डिजाइन न्यूनतम और अधिकतम कार्य त्रिज्या क्या है? तो ये आपके 5.5 मीटर और 18 मीटर, जो कि आपके ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 140 टन बीडी क्रेन न्यू डिजाइन हैविंग काउंटरवेट स्लैब्स ऑफ टन्स। 140 बीडी ट्रेन क्रेन का जो नया डिजाइन है जिसमें ट्रेन के काउंटरवेट स्लैब क्या हैं? तो ये आपके 24, 15 और 8 हैं। तो इस हिसाब से अपना जो ऑप्शन ए है वो राइट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे 54 की। इन एक्सीडेंट इंक्वायरी रिपोर्ट्स वेरी द फॉरेन रेलवे स्टाफ इज हेल्ड रेस्पॉन्सिबल द एक्सेप्टिंग अथॉरिटी इज। यानी दुर्घटना जांच रिपोर्टों में जहां दूसरी रेलवे कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहरा जाता है वहां स्वीकार करने वाला प्राधिकारी कौन है? तो ये एजीएम साहब हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 55 है पार्टिंग ऑफ द ट्रेन कैरियंग पैसेंजर कम्स अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सीडेंट। यात्रियों को ले जा रही ट्रेन का अलग होना में से किस दुर्घटना में आता है? तो ये क्लास जे में आता है, ऑप्शन ए में आपके यहाँ दे रखा है। इसके अलावा आपका डी से ड्रिलमेंट भी पूछा जा रहा है आजकल और आग दुर्घटना का बी क्लास में आता है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे क्लास जे का आ जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द टारगेट टाइम ऑफ टर्निंग आउट ऑफ ए सेल्फ प्रोपोल्ड एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट। और ये होता है एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट हैविंग डबल एक्सिट इज। इस फ्रेम ए आर्मी के दोहरे निकास से बाहर निकलने का लक्ष्य समय क्या है? तो यहाँ पे हैविंग डबल, डबल के लिए पूछा गया है। तो यहाँ पे सिंगल के लिए 15 मिनट हो जाएगा और डबल के लिए यहाँ 20 मिनट हो जाएगा। सिंगल के लिए 15 मिनट और डबल के लिए 20 मिनट हो जाता है। तो यहाँ पे पर्सन के अकॉर्डिंग में हम दोहरे निकास के लिए पूछा गया था, तो यहाँ पे अपन 20 मिनट ले लेंगे। ऑप्शन बी यहाँ आपका
करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 57, द स्टैंडर्ड हाउर्स ऑफ ड्यूटी पर वीक फॉर द स्टाफ कैटेगराइज्ड एनसीयू अंडर एचओआर इज, एचओआर के तहत गहन के रूप में वर्गीकृत कर्मचारियों के लिए प्रति सप्ताह ड्यूटी के मानक घंटे हैं। तो ये 42 हॉर्स हैं। ये आप जानते हैं एचओआर का प्रश्न है। एचओआर की यहाँ पे एक फुल फॉर्म पूछी जाती है हाउर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन। ये आपकी फुल फॉर्म होती है हाउर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन रेगुलेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये 2005 में संशोधित हुआ था। ये 2005 में संशोधित हुआ था। ये 4 प्रकार का होता है, जिसमें आपका इंटेंसिव, कंटिन्यूस, ईआई और एक्सक्लूडेड 4 प्रकार का ये होता है। तो यहाँ जो इंटेंसिव का जो स्टैंडर्ड हाउर्स होते हैं वो इसमें पूछे गए हैं। तो इंटेंसिव के लिए 42 हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 58 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मेकिंग नॉन स्टॉक इंडेंट। नॉन स्टॉक इंडेंट बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ नॉन स्टॉक इंडेंट के लिए पूछा है। यदि यहाँ नॉन नहीं पूछ के स्टॉक इंडेंट पूछता तो आपका S1313 हो जाता, लेकिन यहाँ नॉन लगा दिया है तो नॉन के लिए 1302 हो जाएगा, S1302। तो यहाँ डी आंसर अपन ले लेंगे। अगर यहाँ पे स्टॉक इंडेंट का पूछता तो ऑप्शन ए हो जाता, S1313। तो यहाँ डी आंसर ले लेंगे। नेक्स्ट है 59 है, MIG वेल्डिंग मेटल इनर्ट गैस में MIG वेल्डिंग में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है। तो ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ओडीसी लोड्स आर डिवाइडेड इनटू क्लास। ओडीसी भार को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो ये 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन बी अपना यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ए क्लास ओडीसी, बी क्लास ओडीसी, सी क्लास ओडीसी, 3 भागों में वर्गित किया गया है ABC। तो यहाँ 3 ले लेंगे। ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 61 है, हाउ मेनी शॉक एब्जॉर्बर्स आर यूज इन वंदे भारत कोचेज। वंदे भारत कोच में कितने शॉक एब्जॉर्बर का उपयोग किया जाता है। मैंने आपको इसको पूर्व प्रश्न में भी पहले बता दिया, जो पहले प्रश्न आया था। वंदे भारत में ये 20 है और LHB में 18 है। ये अंतर कैसे है, ये अंतर ऐसे है, प्राइमरी भी 4 होते हैं LHB में और वंदे भारत में भी 4 होते हैं। सेकेंडरी भी वंदे भारत में 2 होते हैं और LHB में भी 2 होते हैं। और यहाँ जो या डैम्पर है वो LHB में 2 होता है और वंदे भारत में भी 2 होता है। ये जो लेटरल है ये वंदे भारत में 2 होता है। वंदे भारत में ये लेटरल है जो 2 होता है और LHB में 1 होता है। तो ये बोगी में 9 तो होते हैं LHB में, और वंदे भारत में हो जाते हैं बोगी में 10। लेकिन यहाँ कोच में पूछा गया था तो कोच का डबल कर देंगे, 10 का 20 कर देंगे, तो 10 का 20 आ जाएगा और 20 आपके यहाँ डी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो डी ऑप्शन आपके यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 62, मैक्सिमम परमिशिबल बफर ड्रॉप अंडर ग्रोस लोडेड ऑन कंडीशन इज। सकल भार और गिरी हुई स्थिति के तहत अधिकतम अनुपेय बफर ड्रॉप है। तो ये आपके मैक्सिमम परमिशिबल बफर ड्रॉप एंड अंडर ग्रोस लोड एंड ऑन कंडीशन, तो ये आपके 75 mm है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो सी आंसर आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे 63 की, व्हाट इज द नेम ऑफ शॉक एब्जॉर्बर्स कनेक्टेड बिटवीन बोगी फ्रेम एंड कोच बॉडी इन LHB कोच। LHB कोच में बोगी फ्रेम और कोच बॉडी के बीच जुड़े शॉक एब्जॉर्बर का नाम क्या है। तो ये आपके या डैम्पर है, या डैम्पर है। ये क्या करता है, बोगी फ्रेम और कोच बॉडी को जोड़ता है। बोगी फ्रेम और कोच बॉगी को जोड़ने का काम करता है या डैम्पर। तो ऑप्शन सी अपन यहाँ ले लेंगे। उसके बाद बात करते हैं 64, LHB कोच में बॉडी और बोगी के बीच कर्षण और ब्रेकिंग बल दोनों को कौन संचारित करता है। तो ये आपका ट्रैक्शन सेंटर संचालित करता है। ट्रैक्शन सेंटर ट्रांसमिट्स बोथ ट्रैक्टिव एंड ब्रेकिंग फोर्स बिटवीन द बॉडी एंड द बोगी इन LHB कोच। लिंक ऑफमैन बोस, ये आप सभी जानते हैं। ट्रैक्शन सेंटर तो यहाँ भी ले लिया। 65 है, साइड वॉल ऑफ LHB कोचेज आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम। LHB कोच की साइड दीवारों का निर्माण किससे किया जाता है। तो ये आपके फेरेटिक स्टील होता है SS409M। 65 में सी आंसर आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 66 की, द फायर एक्सटिंग्विशर यूज्ड इन ऐसी LHB कोचेज। ऐसी LHB कोचों में अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो ये DCP टाइप का किया जाता है, ड्राई केमिकल पाउडर टाइप, ड्राई केमिकल पाउडर टाइप। तो ऑप्शन बी अपन यहाँ ले लेंगे। उसके बाद यहाँ
SWTR से क्या समझते हैं, यानी इसकी फुल फॉर्म बतानी है तो ये सिंगल वैगन टेस्ट रिग हो जाता है। तो सिंगल यानी कि एस से सिंगल, डब्ल्यू से वैगन, टी से टेस्ट और आर से रिग। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 68 की बात करते हैं। वियर लिमिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द नोज ऑफ नकल एंड गार्ड आर्म इज। नकल की नाक और गार्ड ई आर्म के बीच की दूरी की घिसी हुई सीमा कितनी है? बहुत अच्छा प्रश्न है। 130 mm होती है, 130 mm होती है, जो कि ऑप्शन डी में है। तो डी आंसर आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 69 की। द मैक्सिमम परमिशिबल फ्री स्लेक इन द ड्राफ्ट गियर इन सर्विसेज। सर्विस में ड्राफ्ट गियर में अधिकतम स्वीकार्य फ्री स्लेक है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। ये आप जानते हैं 20 mm होता है, 25 mm होता है। तो ये भी सी आंसर में आपको मिल जाएगा। ये रहा, सी लगा देंगे। अच्छा पेपर है और अच्छा प्रश्न पत्र है। द व्हील गेज मेजर्स। व्हील गेज मापता है। व्हील गेज क्या मापता है? तो व्हील गेज क्या मापता है? ये क्या मापता है? एक ही दूरी पर दो पहियों के फ्लेंज के बीच की दूरी, यानी द डिस्टेंस बिटवीन फ्लेंज टू ऑफ टू व्हील्स ऑन सेम एक्सल। एक ही दूरी पर, एक ही एक्सल पर दोनों पहियों के बीच की दूरी मापता है व्हील गेज। तो ये ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पूछा जा सकता है, आईसीएफ आरसीएफ का पूछा जा सकता है। तो 2896 mm होता है। एलएचबी की बात करें तो 2560 होता है। और यहाँ पे वंदे भारत की बात करें तो 2700 mm होता है। और यहाँ पे केसनब बोगी की बात करें तो 2000 mm होता है। ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 71 है। डर्ट कलेक्टर शुड बी क्लीन इन। डर्ट कलेक्टर साफ किया जाना चाहिए एट द टाइम ऑफ आरोज रूटीन और होलिंग। आरोज के समय साफ किया जाना चाहिए। 71 में ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद बात करते हैं 72 की। वंदे भारत कोचों में किस प्रकार के कपलर का उपयोग किया जाता है? द टाइप ऑफ कपलर यूज्ड इन वंदे भारत कोचेज। तो ये सेमी परमानेंट कपलर होते हैं, जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो डी राइट हो जाएगा। उसके बाद 73 है। एक वैगन की दोनों कैसनब बोगियों के व्हील व्यास का स्वीकार्य अंतर है। व्हील परमिशिबल व्हील डायमीटर डिफरेंस ऑफ बोथ कैसनब बोगी ऑफ ए वैगन इज mm। तो यहाँ पे कहाँ पूछा गया है? यहाँ पे पूछा गया है आपको बोगियों के व्हील व्यास का, यानी कि वैगन का पूछा गया है। एक वैगन की दोनों कैसनब बोगियों के व्हील व्यास का स्वीकार्य अंतर, परमिसिबल व्हील डायमीटर डिफरेंस ऑफ बोथ कैसनब बोगी, बोगी का पूछा गया है यहाँ पे। तो यह करते हैं अपन, एक तरफ कोच का ले लेते हैं और एक तरफ अपन वैगन का ले लेते हैं। कोच में ये 1 एक्सल पे हो जाएगा 0.5 mm, इधर भी हो जाएगा 0.5 mm। कोच में ये बोगी पे हो जाएगा 5 mm और इधर वैगन पे हो जाएगा ये 13 mm। और कोच में ये कोच पर हो जाएगा आपके 13 mm हो जाएगा और इधर हो जाएगा वैगन में ये 25 mm। तो ये आपकी सारणी है। अब सारणी से आप ले सकते हैं क्या पूछ रहा है। एक वैगन की दोनों बोगियों के व्हील व्यास का स्वीकार्य अंतर है। तो ये आपके वैगन के लिए पूछ रहा है, कैसनब बोगी के लिए ऑफ ये वैगन, वैगन के मामले में ये 25 हो जाता है। तो डी आंसर अपन यहाँ ले लेंगे। चलिए बात करते हैं 74 की। इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन पार्ट थर्ड डील्स विथ IRCA भाग थर्ड से संबंधित है। तो यहाँ थर्ड से यहाँ जो IRCA इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन, यहाँ थर्ड से तो है आपका वैगन, और IRCA फोर्थ पूछ ले तो उससे हो जाएगा कोचिंग। तो ये जो कोचिंग स्टॉक दिया है ये भाग 4 से है और वैगन का थर्ड से है। तो यहाँ वैगन थर्ड वैगन स्टॉक ले लेंगे। ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। वैगन स्टॉक, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। उसके बाद 75 है। द एम्प्लॉयमेंट ऑफ ए रेलवे सर्वेंट इज क्लासिफाइड एज इफ इन शिफ्ट ऑफ 1-2 आवर्स द पीरियड ऑफ इनेक्शन अरेंज गेट टू 6 आवर्स ऑफ मोर। एक रेलवे कर्मचारी के रोजगार को के रूप में वर्गित किया जाता है यदि 12 घंटे की शिफ्ट में निष्क्रियता की अवधि कुल मिलाकर 6 घंटे या उससे अधिक हो जाती है। तो यहाँ पे EI ले लेंगे। EI एसेंशली इंटरमीडिएट, अनिवार्य रूप से रुक रुक कर। ऑप्शन बी अपन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 76 की बात करते हैं। एज पर न्यू वैगन नंबरिंग स्कीम विच डिजिट इंडिकेट योर बिल्ट। नई वैगन नंबरिंग योजना के अनुसार कौन से अंक निर्मित वर्ष को दर्शाते हैं?
तो यहाँ पे ये टोटल जो नंबरिंग है वो 11 अंक की होती है। इसमें जो पहला और दूसरा अंक है टाइप्स ऑफ वैगन है, टाइप्स ऑफ वैगन है, और दूसरा और तीसरा है वो ओनिंग रेलवे है, और पांचवा और जो छठा है वो आपका ईयर बताता है, वैगन कौन से ईयर का है, यानी ईयर बिल्ट, यानी कौन से ईयर में बना है। और 6 से 10 है वो आपके इंडिविजुअल नंबर हैं, और 11 आपका चेक डिजिट है, यानी चेकिंग नंबर है। तो ये आपका पूछा है पांचवा और छठा, तो ये आपका ऑप्शन सी में है, यानी कि नई वैगन नंबरिंग योजना के अनुसार कौन से अंक निर्मित वर्ष को दर्शाते हैं। तो निर्मित वर्ष को 5 और 6 दर्शाते हैं। ये ओनिंग रेलवे हैं, 2 और 3 की कौन से रेलवे का है, एनसीआर का है, एनडब्ल्यूआर का है, सीआर का है, डब्ल्यूआर का है, ईसीआर का है, तो ये वो बताते हैं। ये एक और दो टाइप्स ऑफ वैगन बताते हैं। और ये 6 से 10 जो होते हैं बीच में 4 अंक, ये इंडिविजुअल नंबर होते हैं, और ये 11 चेक डिजिट होते हैं। तो ये चलिए यहाँ पे सी आंसर अपन ले लेंगे। तो 77 है property article certificate, proprietary article certificate to be is used for the item required to be purchased from, खरीदी जाने वाली आवश्यक वस्तु के लिए पीएसी दी जानी चाहिए। तो ये आपके केवल ओमी द्वारा, केवल अमित फर्म द्वारा, केवल आरडीओ द्वारा, केवल पी द्वारा, तो ये ओनली ओईएम, ओईएम ओनली। ये ऑप्शन ए आपका जो ये ओईएम द्वारा दी जानी चाहिए, तो ये आपका ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाता है। 78 की बात करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर इज यूज्ड फॉर इंश्योरेंस इश्योरेंस ऑफ माइनर पेनल्टी चार्जशीट ऑन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। मानक फॉर्म नंबर अनुशासनात्मक कार्रवाई पर लघुदंड आरोप पत्र जारी करने के लिए उपयोग किया जाता है। 78, तो ये माइनर पेनल्टी के लिए पूछा गया है। माइनर पेनल्टी के लिए 11 होता है, मेजर पेनल्टी के लिए 5 होता है, जांच अधिकारी की नियुक्ति के लिए 7 होता है 7, और 9 आपका डिलीट कर दिया गया है, ये डिलीट कर दिया गया है। तो यहाँ आंसर क्या होगा, यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 79 की बात करते हैं। नोटिस इम्पोजिंग पेनल्टी शुड बी सिग्न्ड बाय, जुर्माना लगाने की सूचना पर हस्ताक्षर होना चाहिए। तो यहाँ पर इंक्वायरी ऑफिसर, कंट्रोलिंग ऑफिसर, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, राइट आंसर ऑप्शन सी अपन यहाँ ले लेंगे। उसके बाद बात करते हैं 80 प्रोक्यूरमेंट ऑफ सीएनसी कंप्यूटरीकृत, यानी कंप्यूटरीकृत न्यूमेरिकल कंट्रोल पिट व्हील लेथ कैन बी प्रोसीडिंग अंडर। सीएनसी पिट व्हील लेथ की खरीद प्रक्रिया निम्नलिखित किसके तहत की जाती है। तो ये खरीद प्रक्रिया आपके मशीन एंड प्लान हेड 41 है जो आपका मशीन एंड प्लान से संबंधित है। तो यही इसमें आंसर हो जाएगा, सी आंसर अपन ले लेंगे। इसके अलावा हम 21 की बात करें तो ये रोलिंग स्टॉक से संबंधित है। 31 की बात करें तो ये ट्रैक रेनेवाल से संबंधित है। 51 की बात करें अपन, ये तो स्टाफ क्वार्टर से है। और इसके अलावा जो 53 है ये पैसेंजर अमेनिटीज से संबंधित है, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो 65 है वो टर्निंग से है, तो ये भी पूछा जाता है 65 भी। तो चलिए नेक्स्ट है। तो यहाँ आंसर क्या ले लेंगे, यहाँ अपन प्लान हेड 41 ले लेंगे। इसके अलावा जो PH 42 होता है 42, वो आपके वर्कशॉप इंक्लूडिंग प्रोडक्शन यूनिट्स, वर्कशॉप और उत्पादन इकाइयाँ, सही प्लान हेड 42 होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 81 है, वो इज द प्रेजेंट MTRS इन रेलवे बोर्ड, रेलवे बोर्ड के जो प्रेजेंट MTRS कौन है, तो ये श्री सतीश कुमार जी हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72 देखते हैं। The price of apples is firstly increased by 50% and then it is decreased by 50%. What will be the effect on the whole transaction? सेब की कीमत पहले 50% बढ़ जाती है, फिर 50% कम हो जाती है, तो पूरे लेन देन पर क्या असर होता है। तो अब ये ट्रिकी सवाल है, एक बार 50% कीमत बढ़ जाती है और एक बार 50% कीमत कम हो जाती है, तो -25 का लॉस हो जाता है। ये सीधी ट्रिक है, यानी इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं 50 × 50 बटे 100, तो 0 से 0 कट जाएगा और ये 25 आ जाएगा। ये हमेशा माइनस में आएगा, एक बार बढ़ने पर और एक बार कम होने पर। तो ये 25% लॉस, डी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं
इफ x प्लस वाई बराबर 3, एक्स वाई बराबर यहाँ x प्लस वाई बराबर 3 और एक्स वाई बराबर 2, तो देन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान क्या होगा। तो देख लेते हैं यहाँ x प्लस वाई बराबर 3 है, इसका मतलब 2x का मान लेते हैं, 1y का मान लेते हैं, तो बराबर एक्स वाई बराबर 3 आ जाएगा। फिर दूसरा है यहाँ पर आपका, दूसरा जो है यहाँ पर वो है एक्स वाई बराबर 2, तो यहाँ x का 2 मान लेते हैं और इनटू में 1, तो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएंगे, जिसका मतलब x का मान 2 और y का 1। तो यहाँ x का 2 का क्यूब है जो 3 है, और माइनस y का, यानी y का मान 1 है तो 1 का भी 3, तो ये 8 हो जाएंगे, और ये माइनस का 1 क्यूब 3 1 का 1 रह जाएगा, तो 8 में से माइनस 1 गए तो 7 आ जाएंगे। तो ये 7 अपने ऑप्शन में है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे 84 की। ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ डायमेंशन 44 cm इंटू 10 cm इज रोल्ड अलोंग इट्स लेंथ एंड टर्न्स ए सिलेंडर इज फॉर्म्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ सिलेंडर, यानी 44 इंटू 10 सेमी आयाम वाली एक आयताकार शीट को उसकी लंबाई के अनुदिश घुमाया जाता है, इस प्रकार एक सिलेंडर बनता है। तो सिलेंडर का आयतन पूछ रहा है, तो आयतन निकालने के लिए पहले अपने को आर निकालना पड़ेगा, यहाँ आर त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो क्या करना पड़ेगा, आर निकालने के लिए पहले यहाँ 2 पाई आर बराबर आपका 44 दिया है 44, तो यहाँ 2 पाई आर बराबर 40, यहाँ 2 गुणा 22/7 इंटू आर बराबर 44। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको सोल्व करेंगे, 44 इंटू 7 22/2, तो ये 22 44 दो बार कट जाएंगे, 2 से 2 कट जाएंगे, तो यहाँ आपकी जो त्रिज्या आ जाएगी वो 7 आ जाएगी। अब इसका आयतन के लिए, आयतन होता है इसका 5r² h, 5r²h, तो 5r² में आपका आ जाएगा 22/7, त्रिज्या आ जाएगी 7, 2 बार में 7, तो ऊंचाई ले लेंगे अपनी यहाँ 10, तो ये 7 से 7 कट जाएगा, और 22 इंटू 7 को इंटू 10 करेंगे तो 70 हो जाएगा, तो 70 को 22 से इंटू करेंगे तो 0 14 1 और 15, यानी 1540 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ 1540 आपके ऑप्शन बी में दिए हैं, तो बी आंसर आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 85, इलेक्ट्रिकल रेजिडेंस एंड हीटिंग एलिमेंट्स आर मेड फ्रॉम, तो ये किसके बने होते हैं, विद्युत प्रतिरोध एवं तापन तत्व किसके बने होते हैं, तो ये आपके नाइक्रोम के बने होते हैं, ऑप्शन सी में अपने यहाँ ले लेंगे। नेक्स्ट है, इफ ये 3 फेज इंडक्शन मोटर इज अटेम्प्ट टू ऑपरेट ऑन सिंगल फेज विथ फुल लोडेड इट में, यदि एक 3 फेज मोटर, इंडक्शन मोटर को एकल फेज पर पूर्ण भार के साथ चलाने का प्रयास किया जाता है, तो क्या हो सकता है, तो ये रन स्लोली, धीमे धीमे चलेगा, ऑप्शन ए आंसर आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 87 है, लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर इज डिफाइंड एज, वर्नियर की न्यूनतम गणना को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन एक्स टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर, एक मुख्य स्केल डिवीजन का मान गुणा वर्नियर के डिवीजनों की कुल संख्या, ये तो गलत हो जाएगा। रेटियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर टू द वैल्यू ऑफ वन मैन स्केल डिवीजन, वर्नियर पर डिवीजनों की कुल संख्या का एक मुख्य स्केल डिवीजन के मूल्य अनुपात, ये भी गलत हो जाएगा। रेटियो ऑफ द वैल्यू ऑफ वन मैन स्केल डिवीजन टू द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर, वर्नियर पर डिवीजनों की कुल संख्या के लिए एक मुख्य स्केल डिवीजन के मूल्य का अनुपात, तो सी आंसर इसमें सही हो जाएगा, नॉन में से कोई नहीं, तो सी आंसर आपका यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 88 है, डेसिबल इज द यूनिट ऑफ, डेसिबल किसकी इकाई है, तो ये साउंड की है, साउंड इंटेंसिटी, तो ऑप्शन ध्वनि की तीव्रता, तो बी आंसर आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 89 है, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू कन्वर्ट डीसी इंटू एसी इज, ये एन डीसी को एसी में बदलने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, तो डीसी को एसी में बदलने के लिए इन्वर्टर का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 90 है, विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स कांस्टेंट इन ए स्टेप डाउन ट्रांसफर, स्टेप डाउन
स्टेप डाउन ट्रांसफर में निम्न में से कौन सी मात्रा स्थिर रहती है? करंट, वोल्टेज, पावर। पावर इसमें स्थिर रहती है। ऑप्शन सी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 91 है, ए फिलर गेज इज यूज फॉर। फिलर गेज का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो फिलर गेज का उपयोग आपके थिकनेस ऑफ क्लियरेंस के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। वीपीएच का संयुक्ताकरण क्या है, यानी कोडिफिकेशन ऑफ वीएच? तो वीपीएच का होता है हाई कैपेसिटी पार्सल वैन। ये वीपीएच जो होता है ये हाई कैपेसिटी पार्सल वैन होता है। हाई कैपेसिटी पार्सल वैन के लिए वीपीएच हो जाएगा। लगेज पार्सल वैन यानी पार्सल वैन के लिए वीपी हो जाएगा। यहाँ एच से हाई कैपेसिटी हो जाएगा, तो ये एच का डिफरेंस आ गया। ये वीपी हो जाएगा, ये वीपीएच हो जाएगा। पेंट्री कार के लिए डब्ल्यूसीबी हो जाएगा। तो यहाँ आंसर क्या लेंगे? वीपीएच के लिए सी ऑप्शन ले लेंगे। सी ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीआरएस इन कॉन्टेक्स्ट टू एक्सीडेंट इंक्वायरी? दुर्घटना जांच के संदर्भ में सीआरएस का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पे सीआरएस का जो पूर्ण रूप है वो कमिश्नर रेलवे सेफ्टी, यानी कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी होता है। तो ये इसमें ऑफ नहीं लगा हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। सेंट्रल रिसिप्ट सेक्शन केंद्रीय, ये भी यहाँ गलत है। और चीफ रेलवे सुप्रिटेंडेंट, मुख्य रेलवे अधीक्षक, ये भी गलत है। यहाँ कमिश्नर रेलवे सेफ्टी लिखा हुआ है। यदि यहाँ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी होता तो ये ठीक हो जाता, लेकिन ऑप्शन में नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं ये भी दिया हुआ है, तो अपने यहाँ डी आंसर लेंगे। 93 में डी आंसर लेंगे। उसके बाद बात करते हैं सी क्लास ओडीसी की। सी क्लास ओडी ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट, ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट शैल बी मूव ड्यूरिंग। सी क्लास ओडीसी ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट को दौरान स्थानांतरित किया जाता है। तो ये डे लाइट के दौरान स्थानांतरित किया जाता है। डे लाइट यहाँ आंसर आ जाएगा। और ये तीन होती हैं, आप सभी जानते हैं, ए क्लास ओडीसी, बी क्लास ओडीसी, सी क्लास ओडीसी, जो इस प्रश्न पत्र में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट की बात करेंगे। 95 है, फुल फॉर्म ऑफ आरएसपी इज। आरएसपी का पूर्ण रूप क्या है? तो आरएसपी का पूर्ण रूप यहाँ पर आर से रोलिंग हो जाएगा, एस से स्टॉक हो जाएगा, और आपके पी से प्रोग्राम हो जाएगा, रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम। तो सी आंसर आपका यहाँ राइट बन जाएगा। उसके बाद बात करेंगे 96 की। प्लान हेड पीएच 42 डील्स विथ। योजना प्रमुख पीएच 42 किससे संबंधित है? तो यहाँ पे बात करें रोलिंग स्टॉक, रोलिंग स्टॉक आपके 21 है। ट्रैक रेनवाल्स आपके 31 है, और पैसेंजर अम्यूनिटीज यात्री सुविधाएं आपके 53 है, और वर्कशॉप इंक्लूडिंग प्रोडक्शन यूनिट्स आपके 42 है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो 42 बनेगा, यानी डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा 41 की बात करें तो ये मशीन एंड प्लांट से है, जो इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। इसके अलावा 65 है जो कि ट्रेडिंग से संबंधित है, प्लान हेड, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। 97 की बात करें, विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ इन मोशन इलेक्ट्रॉनिक वेज ब्रिज सिस्टम। कौन सा इन मोशन इलेक्ट्रॉनिक वे ब्रिज सिस्टम का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पे वे रेल्स हैं, लोड सेल्स भी हैं, ट्रैक स्विच भी हैं, ओ एम आर एस यहाँ नहीं है। तो आपका सी आंसर यहाँ सिस्टम का हिस्सा नहीं है, तो सी आंसर यहाँ आपका हो जाएगा। ऑप्शन सी ले लेंगे हम 97 में, सी। 98 की बात करें, इन पैलेस ऑफ एमपीटी लोड बॉक्स व्हाट डिवाइस इज यूज इन बीएलसी वैगन। खाली लोड बॉक्स के स्थान पर बीएलसी वैगन में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो बीएलसी वैगन में लोड सेंसिंग डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ एलएसडी लोड सेंसिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा बीएलसी वैगन से संबंधित आपसे 1 यूनिट में कार में कितने वैगन होते हैं? तो 5 होते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। और ए कार में 2 होते हैं, बी कार में 3 होते हैं, यहाँ पे ये भी ध्यान रखें। इसके अलावा इनमें 8 ट्विस्ट लॉक होते हैं, ये भी कई बार पूछा जाता है। 8 ट्विस्ट लॉक होते हैं बीएलसी वैगन में, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा जाता है। इसके अलावा 600 केजी ट्विस्ट लॉक का प्रेशर और 1000 केजी रिलीज का प्रेशर भी यहाँ
पूछा जाता है। तो ये प्रेशर भी 600 केजी और 1000 केजी भी याद रखें। उसके बाद 99 है, इज एन ऑनलाइन एंड टू एंड सॉल्यूशन फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ commonly used goods and service for all central government and state government ministries, department, public sector units and affiliated bodies। सभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और समन्वय निकायों के लिए आमतौर पर उपयोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए एक ऑनलाइन अंतिम समाधान है। तो वो गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस है, गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस, GEM आपका यहाँ आंसर हो जाएगा। कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस होता है, तो बी आंसर आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ नहीं होगा, IREPS भी नहीं होगा और अमेजन भी यहाँ गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 100 है, ए रेलवे सर्वेंट में प्रीफर एन अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर imposing any of the penalties, such appeal is preferred within a period of days from the date on which a copy of the order appealed against is delivered to the अपीलियंट। ये कोई रेल कर्मचारी किसी तरह का जुर्माना लगाने वाले आदेश के खिलाफ अपील कर सकता है। ऐसी अपील उस तारीख से कितने दिनों की अवधि के भीतर की जाती है जिस दिन अपील किए गए आदेश की प्रति एक अपील कर्ता को दी जाती है। तो ये 45 डेज होता है, 1.5 महीने का समय इसमें आपको दिया जाता है, 1.5 महीने का यानी 45 दिन, 45 डेज आप इसको ले लेंगे। ऑप्शन ए आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अब राजभाषा के प्रश्न देखते हैं। व्हेन इज हिंदी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 10 जनवरी का भी पूछा जाता है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 102 है, विच इज द एलिमेंट्री हिंदी कोर्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो केंद्र सरकार के कर्मचारी के लिए निर्धारित प्रारंभिक पाठ्यक्रम कौन सा है? तो ये प्रबोध है, जो कि 1 से 5वीं तक की कक्षा तक का होता है और इसका वर्किंग डे है जो 25 डेज 25 डेज का होता है, प्राइमरी प्रारंभिक पाठ्यक्रम होता है। तो यहाँ ऑप्शन अपन बी ले लेंगे। उसके बाद बात करते हैं, हु इज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल हिंदी कमेटी, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 104 है, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स विच स्टेट कम्स अंडर रीजन ए, राजभाषा नियमों के अनुसार कौन सा राज्य क्षेत्र ए के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे ए के अंतर्गत महाराष्ट्र है जो कि बी में आता है, पंजाब भी बी में आता है, हरियाणा है जो हरियाणा ए में आता है और आंध्र प्रदेश सी में आता है। तो यहाँ हरियाणा ले लेंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 105 है, 8 शेड्यूल डील्स विद, 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं से संबंधित है, 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं से संबंधित है, तो यानी लैंग्वेज। ऑप्शन ए आंसर आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 106, व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, भारत संघ की राजभाषा क्या है? तो भारत संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी है, हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, और ये अनुच्छेद 343 1 के अंतर्गत आती है। और हिंदी से रिलेटेड 9 अनुच्छेद हैं जो 343 से 351 तक आते हैं और ये भाग 17 में आते हैं। 1950 में जब संविधान को अपनाया गया था तो 14 भाषाएं थी और बाद में ये 8 भाषाएं समय समय पे बढ़ा के संविधान संशोधन करके वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाओं में अंग्रेजी नहीं है, अंग्रेजी भाषा नहीं है, और नेपाली भाषा एकमात्र विदेशी है जिसको इसमें जोड़ा गया है, नेपाली को। तो यहाँ आंसर क्या लेंगे? ऑप्शन ए यहाँ आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी हैज बीन गिवन स्टेटस एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया? तो ये मैंने ऊपर अभी बताया, 343 1 में इसको दिया गया है। सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द लैंग्वेज यूज्ड इन द नेम डेजिग्नेशन एंड सिग्न बोर्ड, नाम पदनाम और साइन बोर्ड में प्रयुक्त भाषा किस क्रम में होनी चाहिए? तो ये RHE होती है, RHE, ये याद रखने के लिए है। आर से आपका रीजनल हो जाएगा, एस से हिंदी हो जाएगा और इंग्लिश से इंग्लिश हो जाएगा। तो ये 1 2 और 3 ऊपर ही ऊपर आपकी रीजनल, उसके बाद हिंदी, फिर उसके बाद अंग्रेजी, यानी तो यहाँ ऑप्शन क्या होगा? रीजनल लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। सबसे पहले वहाँ की क्षेत्रीय भाषाएं आएगी, फिर हिंदी में होगा, फिर अंग्रेजी में होगा, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट हो जाता है। 109 है, 109, द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 सेक्शन 33, ये सेक्शन 33 है, विथ इफेक्ट्स फ्रॉम, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3-3 कब प्रभावी हुई? तो ये आपके 26 जनवरी
1965 से प्रभावी हुई है। तो ये ऑप्शन बी में है, तो बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 110 अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स अंडर विच रीजन आंध्र प्रदेश कम्स। राजभाषा नियमों के अनुसार आंध्र प्रदेश किस क्षेत्र में आता है। आंध्र प्रदेश आपके न तो ए में आता है और न बी में आता है, ये आपके सी में आएगा, ये सी में आता है, तो सी आंसर आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चलिए साथियों, ये था आपका वाल्टेयर डिवीजन का पेपर था, जो कि वाल्टेयर डिवीजन ईसीआर के अंतर्गत आता है। वाल्टेयर डिवीजन जिसका ये पेपर था जेई का 25% एलडीसी कोटे का, इसके 110% हम पूरे सोल्व कर लिए हैं। तो हम किसी प्रकार की जानकारी या पूछताछ के लिए 80003826 जो कि आपकी स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं, कभी भी आप कॉल कर सकते हैं। चलिए साथियों, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए पेपर के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए, नमस्कार।